तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है फरहान अख्तर। आप देख रहे हैं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि अधिकतर क्वेश्चन ज़्यादातर पहले लेसन के और दूसरे लेसन के हैं। तो आप सबको पता होगा कि हमारे बायोलॉजी के बुक का पहला लेसन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और दूसरा लेसन है मानव में जनन। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी में से निकाल करके हम लोग 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, परीक्षा में आने वाले 20 बहुविकल्पी प्रश्न। और ये जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न है ये एक ना एक बार परीक्षा में जरूर आए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन अनसॉल्व से लिया गया है। तो अनसॉल्व में आपको पता है अनसॉल्व में क्या होता है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो इस साल भी आपके 2025 एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। देखिए, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। देखो ये 2017 में आया हुआ है। क्या कहा गया है? बीजांड। बीजांड आपको पता है, बीजांड होता है अंडाशय के अंदर। जो मादा जनन अंग होता है उसमें होता है अंडाशय, और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। बीजांड के द्वारा बनता है बीज। ठीक है, जो फलों के अंदर बीज रहता है वो बीजांड के द्वारा बनता है। तो बीजांड जुड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं बीजांड वृत्त। जहां पर बीजांड जुड़ा होता है उसे बीजांड वृत्त कहते हैं। तो उससे पूछा है कहां पर स्थित होता है। ठीक है, देखो ये जो पहला नाम लिखा है, दूसरा नाम लिखा है, तीसरा लिखा है, चौथा लिखा है, ये चारों संरचना पाया जाता है अंडाशय के अंदर। तो जो पहला वाला है, ठीक है, बीजांड वृत्त, यहाँ पे निभाग के स्थान पर नहीं पाया जाएगा, ये पाया जाएगा हाइलम पर। नाभिका कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हाइलम। यहीं पर बीजांड वृत्त अंडाशय से जुड़ा होता है। तो हमारा पहला उत्तर सही हो जाएगा नाभिका। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो चले आगे चले। देखिए, तो अभी दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ये भी पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म अवशेष होता है। परिभ्रूणपोष ये किसका अवशेष होता है? परिभ्रूणपोष अवशेष किसका होता है? अवशेष मतलब बचा हुआ चीज किसका है? परिभ्रूणपोष। तो इसमें देखो, पहला है बाह्य अध्यावरण, इसका अवशेष नहीं है। दूसरा है अंतः अध्यावरण, इसका अवशेष नहीं है। तीसरा है बीजांड द्वार, इसका अवशेष नहीं है। ये होता है बीजांड काय का अवशेष। ठीक है, तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा बीजांड काय। बीजांड काय भी बीजांड का ऊपर एक परत होता है, उसी को हम लोग बीजांड काय कहते हैं। जैसे मान लो ये मैंने बना दिया एक बीजांड, इसका जो पहला परत है इसी को बीजांड काय कहा जाता है। आप लोगों ने अंडाशय का संरचना इस प्रकार का देखा है, जो कि हमारे बुक में बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार का आप लोगों ने संरचना देखा होगा अंडाशय का। तो ये जो पहला परत होता है ना, इसी को हम लोग बीजांड काय कहते हैं। और अगर ये कुछ मात्रा में बचा हुआ है तो उसको कहा जाता है परिभ्रूणपोष। ठीक है, या पेरिस्पर्म। चलो आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चले आगे। देखो, अगला नंबर है तीसरा, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? ये 2 बार क्वेश्चन आया है, 2017 में और 2019 में। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, यहाँ वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है। तो जो वैज्ञानिक है वो है पी महेश्वरी, इनका नाम आप लोग याद रख लेना। ठीक है, भारतीय भ्रूण वैज्ञानिक के जनक हैं, भ्रूण विज्ञान के जनक हैं पी महेश्वरी, ये राइट आंसर है। ठीक है, भ्रूण मतलब आपको पता है क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ जुड़ जाते हैं तो युग्मनज बनता है, उसके बाद भ्रूण बनता है। तो भ्रूण विज्ञान के जनक हैं भारत में, उनका नाम है पी महेश्वरी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। फिर चले, देखिए अब अगला नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले टिक लगा दिए इंपॉर्टेंट। ये आपसे 1 नंबर और 2 नंबर में भी पूछ सकता है और बहुविकल्पी में भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो, एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूणकोष परिपक्व होने पर होता है भ्रूणकोष, यानी एम्ब्रियो सैक, इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो सैक। अब पहली बात आता है कि भ्रूणकोष क्या है। तो भ्रूणकोष है जहां पर मादा युग्मक रहता है या फिर अंडाणु रहता है, ये कह सकते हो। ठीक है, अंडाणु भी कह सकते हो, अंड कोशिका भी कह सकते हो, मादा युग्मक भी कह सकते हो। तो मादा युग्मक जहां पर रहता है ना, उसी को हम लोग भ्रूणकोष कहते हैं। इसके अंदर और सारी कोशिकाएं भी होती हैं, जैसे प्रतिमुख कोशिका, सहायक कोशिका और द्वितीय केंद्रक। देखो, इस प्रकार का आपने संरचना बुक में देखा होगा कि यहाँ पर कोशिका है,
यहाँ पर कोशिका है और बीच में एक गोल सी कोशिका है जिसके अंदर 2 केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर एक अंड कोशिका होती है जो कि मादा युग्मक होता है। ये अंड कोशिका मादा युग्मक है। यहाँ जो बीच में दिख रहा है आपको, ये एक कोशिका है, इसके अंदर 2 केंद्रक रहता है। ठीक है, एक कोशिका और 2 केंद्रक। ये जो बीच वाली कोशिका है इसको हम लोग वर्धी केंद्रक या फिर द्वितीय केंद्रक कहते हैं। तो इसके अंदर एक कोशिका और 2 केंद्रक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पूरा कोशिका गिन लेते हैं। यहाँ पे हमको पूछा गया है कि पर होने पर क्या होता है। ऑप्शन दिया है 7 केंद्र की 8 कोशिका, 7 केंद्र की 7 कोशिका, 8 केंद्र की 7 कोशिका, 8 केंद्र की 8 कोशिका। अब यहाँ से तुमको गिनना है कि कितने कोशिका हैं और कितने केंद्रक हैं। तो देखो, एक कोशिका, दूसरी कोशिका, दूसरा, और उसके बाद तीसरा कोशिका, चौथा कोशिका, 5वां कोशिका, 6वां कोशिका, 6 कोशिका यहाँ तक हो गया, और ये 7वां कोशिका। तो 7 कोशिका तो हमारा पहला चीज आ गया। अब देखना है केंद्रक कितना है। ठीक है, तो देखो, एक केंद्रक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, दूसरा इसमें होगा, तीसरा इसमें होगा, चौथा इसमें हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6 हो गया। अब देखो, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि 2 केंद्रक होता है, तो 6 और 2 कितना हुआ, 8। इसका मतलब जो भ्रूण कोश है हमारा, उसके अंदर 7 कोशिका होती है और 8 केंद्रक होता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, 6वां वाला, तीसरा। 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय। 8 केंद्रक होता है, 7 कोशिका होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे। अच्छा बच्चों, ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं ना। आप अगर फास्ट लग रहा होगा आपको, आप थोड़ा सा पीछे करके एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, क्योंकि 20 बहुविकल्पी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरह है, न्यूमेरिकल टाइप का है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। अब एक बात बता रहे हैं मैं आपको, याद रखना। देखो, कहीं पर अगर n लिखा है और कहीं पर 2n लिखा है और कहीं पर 3n लिखा है, समझ में आ रहा है। कहीं पर अगर n लिखा है, कहीं पर 2n लिखा है, कहीं पर 3n लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई। देखो, इसका मतलब क्या है, अगर n लिखा है तो इसका मतलब है अगुणित। अगुणित, यहाँ अगुणित शब्द लिया जा रहा है क्रोमोसोम के लिए, गुणसूत्र के लिए। जब उसके पास आधे गुणसूत्र हो तो उसको कहते हैं हम लोग अगुणित, यानी n। अगर 2 जोड़े में गुणसूत्र हो, एक जोड़ा पूरा हो, मतलब एक जोड़ा पूरा हो, तो उसको कहते हैं द्विगुणित। और इसी प्रकार अगर 3 जोड़ा, मतलब एक बार एक जो क्रोमोसोम है वो 3 बार में है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे त्रिगुणित। त्रिगुणित। इसके आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर एक वो अगुणित है और उसके पास 12 गुणसूत्र हैं, कोई कोशिका है जो अगुणित है, उसके पास 12 गुणसूत्र हैं, तो अगर वो द्विगुणित होगा तो उसके पास हो जाएगा 24 गुणसूत्र, समझे। और अगर त्रिगुणित है तो इसका 3 गुना हो जाएगा, 12 का 3 गुना हो जाएगा, यानी 12 3 36 गुणसूत्र हो जाएगा। और ऐसा ही हमारा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, किसी पौधे की पत्ती की कोशिका में, पत्ती की, अब यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि पत्ती की कोशिका अगुणित होती है, द्विगुणित होती है या त्रिगुणित होती है। तो हम एक बात बता रहे हैं, उसको आप लोग याद रखना। थोड़ा सा इसको ऊपर से ये वाला इरेज कर दें, ये वाली लाइन, और इसके ऊपर देखो थोड़ा सा दूसरे कलर से कर दे रहे हैं। आप लोग इसको छाप लेना अपने कॉपी में, जैसे आप सब चीज छापते हो वैसे छाप लेना। जो पत्ती होगा और तना होगा, जड़ होगा, किसका, ये पौधे का, वो सब रहता है द्विगुणित, 2n। जो नर युग्मक होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक, वो होता है अगुणित, यानी n। अगुणित इसलिए होता है क्योंकि n फिर मिलकर 2n हो जाता है। यानी आप लोग ये सुने होंगे कि जब शुक्राणु जनन होता है या फिर अंडाणु जनन होता है, जैसे मानव में हो गया, तो वहां पर गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। ठीक है, ये मानव जनन में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो आगे ये चीज याद रखना है, पत्ती, तना और जड़ में 2n गुणसूत्र होता है, और नर युग्मक और मादा युग्मक में n गुणसूत्र होता है। एक और नाम आता है, नाम है उसका भ्रूण कोश। देखो अभी इसके पहले आया था नाम भ्रूण कोश, ये है भ्रूण कोश।
यहाँ पे वो वाला सा लगा सकते हैं, षटकोण वाला, ये भी लगा सकते हो। तो भ्रूण पोष जो होता है वो 3n होता है। किसके अंदर होता है? पौधे के अंदर भ्रूण पोष होता है 3n। ये चीज आपको 3 चीज याद रखना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। किसी पौधे की पत्ती की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 24 है। पत्ती कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 24 है। पत्ती की कोशिका कैसी होगी? 2n होगी और उसमें 24 है, जैसे यहाँ मैंने बताया था 2n और 24 है। और क्या पूछ रहा है? तो भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? भ्रूण पोष होता है 3n, यानी अगर ये 24 वाला 2n है तो 3n वाला कितना हो जाएगा? पहले हम लोग कर लेते हैं 24 का आधा, n वाला 12, तो 3n वाला उसका 3 गुना यानी 36। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 36। समझ में आया? एक बार फिर से वीडियो देख लेना, क्या बताया मैंने, ये चीज रखना। 2n होता है, क्या होता है? जड़, तना और पत्ती। नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं n। हमको पूछ रहा है भ्रूण पोष, तो वो हो जाएगा 3n। n वाले में हमको 3 का गुणा कर देना है, यानी अगर n हमारा 12 है तो 3 गुणा करने पे आ जाएगा 36। ठीक है, इसी प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 36। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चला जाए आगे, देखो अगला क्वेश्चन है। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम जो अभी इसके पहले मैंने बताया। पुष्पीय पादप मतलब जिसमें पुष्प लगता है, पौधे लगते हैं। पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित रहता है, यानी n रहता है। अभी मैंने क्या बताया था? जड़, सॉरी जड़ नहीं, नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक अगुणित रहता है। अगर इसी स्थान पर मादा युग्मक आ जाएगा तो वो भी अगुणित हो जाएगा। जड़ क्या रहता है? 2n रहता है। पत्ती भी रहता है 2n रहता है, और युग्मनज भी 2n रहता है। युग्मनज बनता है मादा युग्मक और नर युग्मक से, तो n और n मिलकर हो जाता है 2n। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नर युग्मक जो कि अगुणित रहता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। सैल्विया में परागण होता है, ये परागण से क्वेश्चन है। आप लोगों ने परागण सुना होगा, जब नर युग्मक यानी परागकण जब एक पौधे से निकलकर या पुष्प से निकलकर मादा के पास पहुंचता है, मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। मादा के 4 भाग होते हैं, उसमें मैंने इसके वीडियो बनाया है। एक वीडियो बायोलॉजी का डाला गया है उसमें, जिसमें बताया गया है पुष्प के भाग के बारे में, तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, देखोगे तो बहुत सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पूछा है सैल्विया में कौन सा परागण होता है। परागण का मतलब है जब परागकण मादा के पास पहुंच जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंच जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं परागण। तो सैल्विया में कीट परागण होता है। कीट मतलब होता है कीड़े मकोड़ों द्वारा, और वहां पर शायद मधुमक्खी से भी हो सकता है, कोई और कीड़े से भी हो सकता है परागण। ठीक है, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर ये हो जाएगा कीटों द्वारा। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी है समझने वाला थोड़ा सा। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि ये एक तरह का न्यूमेरिकल की तरह क्वेश्चन है, तो इसमें मैं जो समझाऊंगा वो आप लोगों को समझना है। ठीक है, चलो देखो। अब पहले एक बात ये समझ लो, एक जो लाइन मैंने यहाँ पर नोट पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ आपको, नोट पॉइंट। ठीक है, देखें ये वाला कलर आपको दिख रहा है अच्छे से कि नहीं? देखें, ठीक दिख रहा है, चलिए ठीक है, ठीक दिख रहा है आपको। चलो देखो, एक बात यहां पे ध्यान रखना है, जब नर युग्मक बनता है, नर युग्मक, ठीक है, तो नर युग्मक जिससे बनता है उसको हम लोग कह सकते हैं नर जनन कोशिका। ठीक है, ये कह दो एक, अब मतलब ये असाधारण भाषा में बता रहे हैं तो इसको ध्यान रखना, नर जनन कोशिका। जब नर जनन कोशिका में एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 नर युग्मक बनते हैं। एक बार अर्धसूत्री विभाजन पर 4 नर युग्मक बनते हैं, ये चीज याद रखना। अर्धसूत्री विभाजन पर जब नर युग्मक क्या होता है, नर जनन कोशिका के अंदर एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, जब मादा युग्मक को बनना होगा, मादा युग्मक, तो मादा युग्मक में जब मादा नर जनन को मादा कोशिका में, मादा जनन कोशिका में, यहां लिख दे रहे हैं मादा जनन कोशिका, मादा जनन कोशिका, नर जनन कोशिका का एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 युग्मक बन गया, यानी नर जनन कोशिका में एक बार विभाजन होगा तो 4 बनेगा। ठीक है, 4 बन रहा है। अब मादा युग्मक किससे बनेगा? मादा जनन कोशिका से।
मादा जनन कोशिका से भी एक बार अर्धसूत्री विभाजन पर 4 बनता है, लेकिन एक बचा रहता है। जो 3 होते हैं ना वो समाप्त हो जाते हैं। यानी एक बार मादा जनन कोशिका विभाजन करती है अर्धसूत्री विभाजन, तो वहां से एक सक्रिय रहता है, 3 समाप्त हो जाता है। यानी इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमको ये 4 बनाना है तो सिर्फ एक बार विभाजन करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमको ये 4 बनाना है तो 4 बार विभाजन करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या बात हमको पता चला कि अगर हमको युग्मनज बनाना है, मान लो युग्मनज किससे बनेगा? मादा से बनेगा और नर से बनेगा। नर जनन कोशिका जब एक बार विभाजन करेगी तो 4 बनेगा, ये जब एक बार विभाजन करेगा तो सिर्फ एक ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या बात पता चला? अब मान लो हमको बनाना है 100 युग्मनज बनाना है। 100 युग्मनज बनाने के लिए हमको 100 नर जनन कोशिका चाहिए, यानी नर युग्मक चाहिए, और मादा युग्मक 100 चाहिए, तभी ना बन पाएगा युग्मनज। यन और यन मिल जाएगा, 100 यन और 100 यन, तो 200 नहीं होगा, सॉरी, 100 यन और 100 यन अलग बोल दिए, हम गलत बोल दिए हैं। 100 ये और 100 ये, सॉरी गलत बोल दिए थे। 100 ये भी चाहिए और 100 ये भी चाहिए, तब वहां से हमारा बन जाएगा 100 युग्मनज। और जब ये यन है तो ये 2 यन बनेगा हमारा। ठीक है, 2 यन बनेगा। अब यहाँ से क्या बात समझ में आया? देखो, अगर हमको इसको 100 बनाना है, नर वाले को 100 बनाना है, तो कितने विभाजन करने पड़ेंगे? समझ में आया? अगर हमको देखो 1 से 4 बन रहा है ये नर वाला, हमको 100 बनाना है। एक मैथ का क्वेश्चन है, मान लो हमको बनाना है, एक बार करने पे 4 बन रहा है, तो 100 कितने बार में बनेगा? तो क्या करेंगे, 100 का इसमें 4 का भाग कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा? 25 आएगा। मतलब हमको 25 अर्धसूत्री विभाजन करना होगा तब ये 4 बनेगा। लेकिन देखो, मादा वाले में एक बार में सिर्फ एक ही बन रहा है, मतलब अगर हमको 100 बनाना है तो 100 बार विभाजन करना पड़ेगा। समझ में आया? यानी 25 बार इसका करना पड़ेगा, 100 बार मादा का करना पड़ेगा। समझे? तो पूरा विभाजन कितना हुआ? 100 + 25 यानी 125। 125 बार हम लोग अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, तब जाके हमको 100 युग्मनज प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है वो तो अभी हम पहुंचे ही नहीं अभी क्वेश्चन पर। देखो, क्वेश्चन है, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? अब देखो, दाने बनाना है, दाने मतलब वो बीज होता है, गेहूं और जौ दो है ना, वो बीज होता है। बीज किस क्या होगा? युग्मनज से बनेगा। समझ में आया? क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, बीज बनाना है, बीज बनेगा युग्मनज से। जो मैंने यहाँ पे बताया कि युग्मनज, मान लो हमको 100 बनाना है, इसमें कितने बनाना है? 100 दाने बनाना है, 100 युग्मनज बनाना है, तो कितने अर्धसूत्री विभाजन करने पड़ेंगे? एक काम करते हैं, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। चलो थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने से अच्छा है मिटा देते हैं पूरा। चलो देखो, हमको कितना बनाना है भाई? 100 युग्मनज बनाना है, 100 दाना बनाना है। तो 100 दाना बनाने के लिए 100 युग्मनज चाहिए। 100 दाना बनाने के लिए 100 युग्मनज चाहिए, और 100 युग्मनज बनेगा 100 नर युग्मक से और 100 मादा युग्मक से। 100 मादा युग्मक बनाने के लिए हमको 100 बार विभाजन करना पड़ेगा। 100 अर्धसूत्री विभाजन, 100 अर्धसूत्री विभाजन। और 100 नर युग्मक बनाने के लिए, अभी मैंने क्या बताया था, 100 बनाने के लिए एक बार में बनेगा 4, यानी 100 का हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आ जाएगा 25, यानी 25 अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार में 4 बन रहा है तो 100 कितने बार बनेगा? 100 भागे 4, तो 25 चौका 100, यानी 25 बार विभाजन करना पड़ेगा हमको। ठीक है, 25 अर्धसूत्री विभाजन। अब इन दोनों को जोड़ देना है, कुल कितने बार हुआ? 25 + 100 यानी 125। 125 अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा 125 अर्धसूत्री विभाजन। ये उतार लेना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलिए,
सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो देखो यहाँ बस एक लाइन में आंसर होगा, वृषण में पाई जाती है। ठीक है, सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती है। वृषण बनाता है शुक्राणु को और सर्टोली कोशिकाएं उसके पोषण का कार्य करती है। ठीक है, चलो उतार लो इस क्वेश्चन को, उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चले आगे, देखो अगला है डिंबोत्सर्ग। यहां पे आपको एक बात याद रखना है, डिंबोत्सर्ग, डिंबोत्सर्ग का दूसरा नाम होता है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग इंग्लिश में कहते हैं इसको इवोल्यूशन, सॉरी इवोल्यूशन नहीं, ओवुलेशन कहते हैं। इवोल्यूशन मतलब तो विकास हो जाएगा, ओवुलेशन कहते हैं, ओवुलेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है अंडाणु का उत्पन्न होना। जब अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं अंडोत्सर्ग। तो अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, इसमें आपको ये याद रखना है, FSH और LH हार्मोन। ठीक है, इसका दोनों का नाम भी मैं लिख देता हूं, आप लोग इसको उतार लेना। जो डिंबोत्सर्ग होता है वो किसके कारण होता है, किस हार्मोन के कारण होता है? वो FSH और LH हार्मोन के कारण होता है। नाम होता है पूरा FS का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और H से हार्मोन, और LH का होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग, ये Z है। ठीक है, ये Z है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो, स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण कौन सी अवस्था में होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आगे तो लिखा नहीं है कब आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक लाइन याद रखना कि जब भ्रूण का अंतररोपण होता है, यानी जो भ्रूण है वो जब गर्भाशय के अंदर जाता है तो ब्लास्टुला अवस्था में होता है। ठीक है, चलो जब इसको मानव जनन में जब पढ़ाएंगे तब और अच्छे से बताएंगे। अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। टेपिटम परत का कार्य क्या होता है? तो टेपिटम परत जो होती है वो पराग कणों का पोषण देती है। ठीक है, जो टेपिटम परत है वो पराग कणों को पोषण देती है। ये टेपिटम परत पाई जाती है पराग कोश के अंदर, तो वह पराग कणों को वो पोषण देती है। चलो आगे चलो, स्क्रीनशॉट ले लेना। निम्न में कौन एक अपरदाही है? अपरदाही का मतलब समझो, अपरदाही मतलब जो कि मिट्टी में छेद करे। ठीक है, मिट्टी में छेद करके उसको खोखला बनाए। तो आप लोगों ने सुना होगा केचुआ। केचुआ जो होता है वो किसान का दोस्त होता है। किसान का दोस्त क्यों होता है? क्योंकि वो मिट्टी में छेद कर देता है, जिससे ऑक्सीजन आसानी से आर पार जा सकती है और वो मिट्टी ज्यादा उपजाऊ रहती है। ठीक है, तो केचुए पे टिक लगा लो, ये सही आंसर होगा, अपरदाही। ठीक है, और बाकी सब पक्षी, मेढक ये सब तो नहीं करते हैं ना, मिट्टी में छेद करेंगे लेकिन बहुत बड़ा गड्ढा कर देंगे। केचुआ तो छोटा होता है, समझ रहे हो ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे, अगला नंबर है डेंगू बुखार। ये क्वेश्चन तो बहुत आगे का आ गया भाई, कोई बात नहीं। डेंगू बुखार का वाहक है। वाहक मतलब जो डेंगू बुखार को फैलाता है। अच्छा, आपने ये सुना होगा ना कि डेंगू बुखार मच्छर से फैलता है। वो मच्छर से नहीं फैलता है, वो फैलता है एक प्रोटोजोआ से। 11th में आपने प्रोटोजोआ पढ़ा होगा। मच्छर उसको सिर्फ ले जाने का कार्य करता है, मच्छर उसको करता नहीं है, यानी वो सिर्फ वाहक होता है, वो उसका जनक नहीं होता है, वो उसको बनाता नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन याद रखना, यहाँ पे वाहक मतलब ले जाना होगा, और ले जाता है वो एक प्रजाति का नाम है एडीज प्रजाति। मच्छर की प्रजाति है एडीज प्रजाति, जो कि डेंगू को बुखार को फैलाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलिए आगे, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? डीएनए को काटना है हमें, ये भी आगे का लेसन का आ गया है। डीएनए को काटने के लिए एक एंजाइम कार्य करता है जिसका नाम है एंडोन्यूक्लिएज। डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। जब विशिष्ट नाम आ जाएगा ना तो आपको एंडोन्यूक्लिएज लगाना है। एक्सोन्यूक्लिएज भी होता है लेकिन वो डीएनए को किनारे से काटता है। जब विशिष्ट स्थान आएगा तो आपको लगाना है एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, चलो आगे चलो। एक और बात यहाँ पे जान लो, देखो जो पॉलीमरेज है ये डीएनए श्रृंखला को बनाने का काम करता है। एक्सोन्यूक्लिएज उसको काटेगा और ये लाइगेज दो डीएनए को आपस में जोड़ता है। ठीक है, चलो आगे चलो, चलो आगे चलो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आवृतबीजी पौधों का भ्रूण पोष। ये मैंने आपको बताया था ना अभी
ध्रुवपोष अगुणित होता है, द्विगुणित होता है या त्रिगुणित होता है? तो क्या आंसर लगाना है? त्रिगुणित होता है। इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको बताया था। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो 17 नंबर है, विडाल टेस्ट किस बीमारी के उपयोग में, किस बीमारी के निदान में किया जाता है? देखो विडाल टेस्ट एक तरह का जांच है, जैसे आप लोग खून जांच कराते हो ना, तो उसमें जो टाइफाइड का जांच होता है वो विडाल टेस्ट के द्वारा किया जाता है, ये चीज याद रखना। चलो आगे चलते हैं। हाँ देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल के टाइप कराया था, ये वाला क्वेश्चन आ गया। जो मैंने वहां पे आपको बताया था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, उसको हम लोग, उसी को हम लोग कह रहे थे नर जनन कोशिका। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। 108 लघु बीजाणु बनाना है, यानी परागकण बनाना है या नर युग्मक बनाना है। तो 108 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन हो गए? एक चीज यहाँ पे याद रखना, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको तुरंत 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। जब भी परागकण का नाम आएगा या नर युग्मक का नाम आएगा तो आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने पे यहाँ पे कितना दिया था, हमको कितना प्राप्त करना है? 108 प्राप्त करना है। 1 से 4 बनता है, तो 108 कितने से बनेगा? 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 2 बचेगा, एक मिनट, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा यानी 7 चौक 28। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, डिवाइड करना, तो इसको डिवाइड करने पे आंसर आएगा 27। तुम्हारा जो ये उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 27, यानी हम लोग 27 बार अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो हमको 108 लघु बीजाणु प्राप्त हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? डाउन सिंड्रोम भी एक बीमारी का नाम है बच्चों, ये आनुवंशिकी में है। एक सिंड्रोम मतलब होता है कि आनुवंशिक बीमारी, ठीक है। देखो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। इसको हम समझा देते हैं। गुणसूत्रों की 21वीं जोड़े की त्रिसूत्रता का मतलब क्या है? जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र है हमारे अंदर, 21वीं जोड़ी, इसमें जब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, उसकी मात्रा एक बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं त्रिसूत्रता। यानी ये 2n रहना चाहिए लेकिन 3n हो जाता है। मतलब मान लो हमारे पास, ये आपको याद होगा कि 23 जोड़ी होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। तो जब डाउन सिंड्रोम होता है तो वहां पर 47 गुणसूत्र हो जाता है। तो एक गुणसूत्र कहां पर बढ़ा? 21वें नंबर पर बढ़ा। तो बढ़ने को हम लोग कहते हैं त्रिसूत्रता, और अगर एक कम हो जाए तो उसको कहते हैं एकल सूत्रता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेदित करता है? देखो एक बात यहाँ बता दी, शुक्राणु का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसका सिर, उसको हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। मेरे साथ बोलना, क्या कहते हैं? एक्रोसोम। शुक्राणु के सबसे ऊपर वाले भाग को, उसके सिर को एक्रोसोम बोला जाता है। एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम रहता है, एक रसायन रहता है जिसका नाम है हेट्रोलिटिक एंजाइम, जो कि मदद करता है अंडाणु के परत को तोड़ने में, ठीक है। एक बार फिर से दोहराते हैं, शुक्राणु के सिर पे होता है हेट्रोलिटिक एंजाइम, सिर को कहते हैं एक्रोसोम, जो मदद करता है अंडाणु के परत को तोड़ने में। जो अंडाणु की परत है उसी का नाम है जोना पेलुसिडा, ठीक है। क्या नाम है? जोना पेलुसिडा। तो इसको तोड़ने के लिए क्या काम करता है? पहला चीज एक्रोसोम, उसके अंदर रहता है एंजाइम। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें दिया है एक्रोसोम से स्राव, स्राव मतलब निकलना। क्या निकलता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलता है। तो इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। एक्रोसोम के अंदर है हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कार्य करता है जोना पेलुसिडा को तोड़ने का, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो तो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों, ठीक है। आप एके डिजिटल इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना। देखो आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 2 महीने मान लो बचे हुए हैं, 2 या 2.5 महीने बचे हुए हैं। तो अगर आपने इसके पहले का और वीडियो नहीं देखे हैं, केमिस्ट्री के भी वीडियो डाले गए हैं, एक रिएक्शन सीरीज बनाई गई है, प्लेलिस्ट बनाए, फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिंदी का भी आ जाएगा कुछ दिन बाद, और बायोलॉजी का भी आपका बन रहा है। तो इसको भी आप लोग देखते रहो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।